आज हम लोग अगले फर्स्ट पार्ट में जो अपन लोगों ने 1 to 15 सॉल्व किए थे, आज 16 to 30 सॉल्व करेंगे। आज का टारगेट है, फिर देखते हैं कितने हो पाते हैं, कितना लंबा वीडियो जाता है ये। ठीक है, आज हम लोग करेंगे 16 to 30 क्वेश्चन सॉल्व। तो जो अपना जो पहला क्वेश्चन है जो, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass m is that relative to a horizontal rotating disk of angular momentum omega. The particle is located at a distance r from the axis of rotation. The disk is observed from the rotating frame attached to the disk. The magnitude of the centrifugal forces on the particle is. सिनेरियो कुछ ऐसा है कि एक डिस्क है, ठीक है, और ये रही इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा से घूम रही है, और एक पार्टिकल है वो यहाँ पे रखा गया p, और x r डिस्टेंस की दूरी पर है। अब जो कि ये डिस्क रोटेट कर रही है, इस रोटेट पे कोई आदमी खड़ा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रोटेटिंग फ्रेम से अटैच्ड है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस केस में देखो तीन फोर्सेस लगती हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कि अगर पार्टिकल है और कोई चीज रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है, तो एक तो सेंट्रीफ्यूगल लगेगी, एक सेंट्रीपिटल लगेगी। सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर। इनवर्ट एंड आउटवर्ट दो होती है, ठीक है। एक तीसरी फोर्स और होती है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स तब चल लगता है जब कोई भी पार्टिकल जो रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है उस पर एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी कि कोरियोलिस फोर्स तब लगेगी जब उसमें पार्टिकल के पास वेलोसिटी v होगी और वो मूव कर रहा होगा, या आइदर इनवर्ट और आउटवर्ट। रेस्ट वाले पार्टिकल पे कोरियोलिस फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। तो लेकिन इस केस में तो कोरियोलिस फोर्स का कुछ लेना देना है ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में हम लोग पढ़ देते हैं, इस क्वेश्चन के लिए सिंपल है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो इनवर्ट होता है, और इनर्शियल फ्रेम में रियल फोर्स होता है सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड लगता है, हम जानते हैं। और रोटेटिंग फ्रेम में ये सूडो फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल, तो सूडो फोर्स है। सिंस द पार्टिकल इज एट रेस्ट रिलेटिव टू द डिस्क इन रोटेटिंग फ्रेम, इट नीड्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू बैलेंस। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा ये लगता है इतना, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वैसे कोरियोलिस फोर्स का ये फॉर्मूला होता है जो लिखा हुआ है यहाँ पे, यही है। अब उसमें पूछ ले, पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन एक्स वाई प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स दिस, ठीक है। ओके, कांस्टेंट है, और ये है। तो पहला क्वेश्चन क्या, एफ इज सेंट्रल फोर्स। हाँ, एफ एक सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि एफ जो है पोजीशन वेक्टर और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और जो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है वो सेंट्रल फोर्स हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा कि नहीं होगा? एंगुलर मोमेंटम के लिए सबसे पहले एल बराबर टाउ बराबर डी टाउ, यानी टॉर्क बराबर डी एल ओवर डी टी। अब इसके लिए हमें टॉर्क निकालना पड़ेगा, और टॉर्क होता है हमारा आर क्रॉस एफ। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। यहाँ पे आर कितना है, एफ है ये है। अगर इस एफ को हम लोग चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस के आर वेक्टर, ठीक है। अगर इसको हम लोग यहाँ पे माइनस के आर वेक्टर लिख दें, तो ये भी आर है, तो हम लोग जानते हैं आई क्रॉस आई हमेशा जीरो होता है, जे क्रॉस जे जीरो होता है, के क्रॉस के जीरो होता है। अगर सेम वेक्टर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो ये हमारा जो टॉर्क है वो भी जीरो हो जाएगा। टॉर्क जीरो है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाएगा, यानी कि पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। दूसरा हो गया अब एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि एरियल वेलोसिटी क्या होता है, कि डी ए ओवर डी टी बराबर जे ओवर एल ओवर टू एम होता है। एल भी कंजर्व्ड है, मास भी कांस्टेंट है, तो एरियल वेलोसिटी ओवरऑल कांस्टेंट ऑफ कंजर्व हो जाएगी, ठीक है, सॉरी कांस्टेंट हो जाएगी। अब इसका पढ़ लेते हैं जो सॉल्यूशन है। तो एफ दिया गया, वहां पे के ले लेते हैं, के आर। A force
A central force will always act along the line joining the particle. Okay, line सेंटर फोर्स लगती है जो दो पार्टिकल को ज्वाइन करते हैं उनके along रहती है, ठीक है. Fixed to a fixed center. A magnitude depends only on a distance. Here F is along minus R, but is directed towards the origin of magnitude KR. ठीक है, towards the origin magnitude KR. अब देखो जो हमने किया था उससे ये टॉर्क जीरो हो गया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड हो गया, और लीनियर मोमेंट अगर एल कंजर्व्ड है तो ऑब्वियस सी बात है ये एरियल वेलोसिटी भी अपने आप कंजर्व हो जाएगी, ठीक है. सिंस एल इज कांस्टेंट फ्रॉम एंड एम इज कांस्टेंट, तो एरियल वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट. ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आई थिंक सारे ही ट्रू हैं, डी हो जाएगा. ऑप्शन सी. सॉरी, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. यहाँ में हमको क्या दिया गया है, फाइंड द टॉर्क. टॉर्क निकालना है. टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आर क्रॉस एफ होता है. यहाँ पे एफ गिवन है, एफ है ये, आर कितना है, आर ये रहा. इनका हम लोग डिटरमिनेंट निकाल के क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम लोग टिक मार देंगे. बस सॉल्यूशन ये है और आंसर इसका सॉल्यूशन ये रहा. ये आंसर निकलेगा फाइनल जब सॉल्व कर लेंगे. ये तो कर ही सकते हो, बहुत सिंपल है. तो इसका जो आंसर निकलेगा वो ऑप्शन सी निकलेगा. फालतू की कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. कौन सा है, द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ अ मोनोटोमिक गैस इज 3/2R. ओके, 3/2R. ठीक है, CV इक्वल टू 3/2R बोला है. सही है कि गलत ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि CV का फॉर्मूला होता है F/2R. अब मोनोटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F कितनी होगी. देखो मोनोटोमिक का सीधा फॉर्मूला था डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस K. कंस्टेंट मोनोटोमिक में केस में जीरो हो जाएंगे. एन जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो 1 हो जाएगा. 3 इंटू 1 माइनस 0 बराबर 3. तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 3/2R. ओके, यानी कि ये पहला अपना आंसर, पहला असर्शन सही है. अब मोनोटोमिक गैस में पार्टिकल पोजेस ओनली 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ. सीधी सी बात, अगर कोई पार्टिकल एक कमरे में है तो उसके पास या तो एक्स एक्सिस, सॉरी, या तो एक्स एक्सिस पे जा सकता है या वाई एक्सिस पे जा सकता है, या ये अपन अगर इसको ले लें तो ये जेड एक्सिस इनवर्ट और आउटवर्ट. तो ये तीन ही हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम रही. डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली द मूवमेंट ऑफ फ्रीली, in number of dimension in which you move freely without restriction. तो ये हो गया, ठीक है. तो इससे हमारा यस और रीजन दोनों करेक्ट हो गए. इसका मतलब ऑप्शन ए सही है. ओके, तो यही दिया गया. तो काइनेटिक थ्योरी से CV की वैल्यू जो होती है मोनोटोमिक हैज ओनली 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, नो रोटेशन नो वाइब्रेशन. सही बात है, नॉर्मल टेम्परेचर पे तो होगा ही नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर पे तो नहीं होंगे. और एग्जैक्टली सेम. ओके, ठीक. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से सीधा रेट पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है. बेसिकली ये फार्मूला होता है DT/T बराबर माइनस के, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा टी. और डेल्टा टी को अगर टेम्परेचर दिए होंगे T1 या T2 या T या T0, तो उससे हम लोग ऐसा करके लिख सकते हैं T-T0. ओके, जैसा कि ये लिखा गया है, तो सीधा ये टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करता है. ओके, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस. अब ये क्वेश्चन है हमारा जो हमारा 4 इयर्स फॉर्मूले पर डिपेंड करता है. यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, एक रॉड है कोई, ठीक है. अब उसकी ठीक है, उसकी डिस्टेंस है यहाँ 0, यहाँ तक L. तो यहाँ पे जो टेम्परेचर दिया गया है T0 पे वो T1 दिया है, TL पे दिया गया है T2, और दोनों 0 से बड़े हैं और T1 ग्रेटर देन है, ठीक है. और T1 ग्रेटर देन है T2 से. अब हमको सिर्फ फॉर्मूला लगाना. फॉर्मूला होता है जो हमारा यहाँ पे क्या होता है, मुझे भी तो याद होना चाहिए, देख के तो मैं लिख ही दूंगा, मैंने सॉल्व की. ग्रेडियंट होते हैं के ए टी ओवर डी एक्स इंटू डी एच, सॉरी एच, ठीक है, सही है. नेगेटिव रहता है, ठीक है. अब सीधा अपने को डेटा फीड करना है. ये अपने को रिलेशन दिया गया है, ये T1 T2 है. इधर इधर इसको लाएंगे, लेंथ की लिमिट लगाएंगे, और इधर टेम्परेचर की लिमिट लगाएंगे. इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर हमारा ये आ जाएगा, जिसका आंसर ये है. तो मेरी समझ से जो ऑप्शन मैच करेगा वो 2L यानी ऑप्शन बी है. ओके,
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ अपने को बीन्स लॉ लगाना है। इसमें तो बढ़िया है कि इसमें वैल्यू ऑफ कांस्टेंट भी गिवन है, लेकिन हमको याद रहनी चाहिए कि वैल्यू कितनी होती है बी की। ठीक है, यहाँ पे अपने को देखो वेवलेंथ दिया है इतना, वेवलेंथ पुट करेंगे और टेम्परेचर अपने को निकालना है। ठीक है, और कांस्टेंट की वैल्यू है, पुट करेंगे, आंसर लेंगे और चलते बनेंगे, अपना कर लेना। अब ये क्वेश्चन ठीक है, इसको देखो। ए रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर है तो स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस है लो टेम्परेचर पे। अब इसके पीछे समझते हैं क्या है। इसको देखो ऐसा है, एक सीधा फॉर्मूला है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। एच और एस एंथैल्पी है और जी गिव्स फ्री एनर्जी है। ठीक है, अब देखो डेल्टा जी निगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस के लिए, डेल्टा जी निगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस के लिए, डेल्टा जी पॉजिटिव होता है नॉन स्पॉन्टेनियस के। एच एंडोथर्मिक के लिए निकलती है, मतलब देनी पड़ती है, तो ग्रेटर देन जीरो यानी प्रोवाइड करो, या निकलेगी तो नेगेटिव होगी तो लेस देन जीरो। ठीक है, एक्शन रिएक्शन, हीट सप्लाइड और हीट गिव्स। तो बेसिकली जो अपनी एंट्रोपी होती है वो डिग्री ऑफ रैंडमनेस होती है, मतलब इंक्रीज है या कम है, तो वो डिग्री ऑफ रैंडमनेस को डिसाइड करती है या डिसऑर्डर को बताती है। क्या है, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो डिसऑर्डर ज़्यादा है, लेस देन जीरो तो डिसऑर्डर कम है। ठीक है, अब अपन इस पे क्या है, ये जो पोर्शन इस पे ये वाला जो टेम्परेचर है इस पे जाना फोकस करेंगे, क्योंकि इसी से हमको पता चलेगा कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है, लेस देन जीरो है कि ग्रेटर देन जीरो। तो अगर यहाँ पे दो केस दिए गए, एक लो टेम्परेचर के लिए, एक हाई टेम्परेचर के लिए। लो टेम्परेचर के लिए और हाई टेम्परेचर के, लो टेम्परेचर ये रहा और हाई टेम्परेचर ये रहा। स्पॉन्टेनियस है लो हाई में और नॉन स्पॉन्टेनियस है लो में। अगर हम लोग ये कंसेप्ट लगाएं एट लो टेम्परेचर यानी ये वाली क्वांटिटी छोटी है, देखो यहाँ पे स्मॉल लिखा है, ठीक है, तो ये बिग है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो अपना पॉजिटिव आएगा, यानी डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, और हाई टेम्परेचर पे ये वाली क्वांटिटी रहेगी, ये वेरी बिग हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर हाई है, और ये टेम्परेचर का इसमें मल्टीप्लीकेशन है डेल्टा टी एस में। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो ओवरऑल हाई, अगर टेम्परेचर लो है तो ओवरऑल लो। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो डेल्टा टी एस है, सॉरी टी डेल्टा एस, तो इसके लिए स्पॉन्टेनियस हो गया, तो हमारा जो केस है वो फर्स्ट सही हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि डेल्टा एच और डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो हो जाएंगे अगर ये कंडीशन हमको फुलफिल करनी होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये ब्लॉक बॉडी इज हीटेड सो दैट अ टेम्परेचर इज ट्वाइस ऑफ द, सीधा सा क्वेश्चन है, स्टीफेंस लॉ लगाना है, स्टीफेंस लॉ लगाना है, लॉ लगाना है। और ये एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़ टू द पावर 4। यहाँ पे सिग्मा आ जाता है, रखना हो, इमिसिविटी आ जाती है, एरिया आ जाती है, लेकिन उन फैक्टर को यहाँ पे दिया नहीं गया तो हम लोगों ने मेंशन किया नहीं, सीधा क्वेश्चन लगाओ। एक रेशन दिया गया टेम्परेचर में ट्वाइस वाला, उसको रख के वैल्यू 16 पाओ। ऑप्शन डी सही है, इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब चलो चलते हैं, ये फिर आ गया दूसरा क्वेश्चन भी, ये जो इसमें दिया गया है ये भी स्टीफेंस लॉ पे। अब स्टीफन लॉ जैसे मैंने यहाँ बताया था ना, एक स्टीफन कांस्टेंट हो गया, ये ई हो गया, एमिसिविटी हो गया, ये एरिया हो गया, इन सबको इसमें दिया गया है। देखो, ए बॉडी अ सरफेस एरिया ए, एमिसिविटी ई इन ए लार्ज एनक्लोजर टी, यानी कोई बॉडी है उसके ऊपर एनक्लोजर है, उसका टेम्परेचर टी नॉट है। ठीक है, इनिशियली द बॉडी इज एट टेम्परेचर टी, ओके टी है, देन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी सडनली बिकम्स, अच्छा एक दूसरे केस में इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, टू डी कर दिया। ठीक है, द एमिसिविटी ऑफ द बॉडी ऑल्सो, यानी इसमें ई है तो यहाँ पे ई बाई टू कर दिया गया। और ये अगला क्या है, एरिया बिकम्स टू ए, यानी कि यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे टू ए कर दिया है। कोई बात नहीं, दो इक्वेशन बनाओ स्टीफेंस लॉ लगा के, जैसा जैसा बोला, एक इक्वेशन इससे बनेगी इन कंडीशन से, एक इनसे बनेगी, दोनों का रेशियो ले लो और रेशियो किन निकालना है, बिफोर के आफ्टर रेडिएशन में, यानी कि पी टू पावर बाद में और पावर पहले, ये बोला है। देखो आफ्टर टू बिफोर, देखो ये सॉल्यूशन है सीधा सिंपल, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। और जो एनक्लोजर के लिए, वैसे तो स्टीफेंस लॉ सीधा ये कहता है, नॉर्मल जो स्टीफेंस लॉ है, पावर नेट जो दिखाएगा वो तुमको सिग्मा ए और टेम्परेचर
जब एनक्लोजर की बात करें, एनक्लोजर है, इसका टेम्परेचर टी नॉट है, तो यहाँ पे हल्के से इसको ब्रैकेट में बंद करें और टी नॉट की पावर लगा दें, ठीक है, जो एनक्लोजर का टेम्परेचर है। अब इसमें जो छोटी सी कैलकुलेशन, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर ये आ जाएगा, और ये जो है हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है बाबू भैया, ऑप्शन डी। ओके, चलिए भैया ये पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। द सरफेस रिफ्लेक्ट्स 40% ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ओके, ये आ गया रेडिएशन, ये हो गया ट्रांसमिटेंस, एक हो गया एमिसिविटी। एमिसिविटी, एमिसिव और एब्जॉर्प्शन, यानी तो ऐसा है, तीन चीजें होती हैं किसी कोई रेडिएशन या कुछ भी गिरे। पहला निकल जाए, ट्रांसमिट हो जाए, दूसरा यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए, तीसरा रिफ्लेक्ट हो जाए। और एक चीज और है, जब थर्मल इक्विलिब्रियम की बात होगी तो एमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर बराबर होती है। इसमें एमिसिविटी पूछी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्ब निकालेंगे, और एब्जॉर्प्शन और एमिसिव दोनों इक्वल रहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो अलग कंडीशन है, ठीक है। तो हमको क्या रखना है, देखो, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट +1 प्लस ट्रांसमिटेंस, ठीक है, प्लस एब्जॉर्प्शन, सॉरी एब्जॉर्प्शन, और बराबर 1। देखो ये दिया गया है अपने को, ये दिया गया है, इसको माइनस करेंगे तो एब्जॉर्प्शन आ जाएगा। एब्जॉर्प्शन और ई बराबर है, तो ये दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, जो पूछेंगे वो निकाल देंगे। ये रही अपनी सिंपल सी कैलकुलेशन। इसमें अपन क्या ही करना, बढ़िया सॉल्व कर लो। आंसर क्या निकल रहा है ये बताओ बस, 4.0। ओके, परफेक्ट ब्लैक बॉडी हैज, परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या है, जो जितना रेडिएशन उस बॉडी पे गिरे वो सारा का सारा एब्सॉर्ब कर ले, वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो इसमें जो एब्जॉर्प्शन है वो 1 होना चाहिए, जो रिफ्लेक्शन है वो 0 होना चाहिए। लेकिन किरचॉफ लॉ की बात अलग है, वो अलग है, वो गुड एब्जॉर्प्शन और गुड एमिटर्स, वो एमिटर होते हैं, यानी कि जो एब्जॉर्बिविटी वो 1 होनी चाहिए। 100% एब्जॉर्ब ही कर ले, ना रिफ्लेक्ट हो ना ट्रांसमिट हो ना कुछ हो, कोई हो ही नहीं, आई गिरी एब्जॉर्ब, खत्म कहानी। तो ऑप्शन सी हो गया, ये सी है करेक्ट, नहीं बोल दूं मैं कॉन्फिडेंस में। हाँ सी है, ठीक है। ओके, अब देखो ये क्या है अपने पास, अपने बॉडी हैज एमिसिव पावर, एमिसिव पावर ये रही, ठीक है। एब्जॉर्बिविटी ये रही, ठीक है। द एब्जॉर्बिविटी और एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी है सेंटर टेम्परेचर। अब एमिसिविटी निकालनी, यानी देखो इमिसिव अपॉन एब्सॉर्प्शन बराबर ब्लैक बॉडी। देखो ब्लैक बॉडी ये होता है फॉर्मूला। अब देखो अपने पास क्या है, बॉडी की इमिसिव पावर दी गई, यानी ई दे दी गई है अपने को, ठीक है, और एब्जॉर्बिविटी दे दी गई, एब्जॉर्बिविटी दे दी गई है, तो द एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी निकालनी, ये रही एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। इसको रखो 200 को, और नीचे रखो 0.55, और सॉल्व करोगे तो अपने को कुछ आंसर मिल ही जाएगा बढ़िया सा। कुछ ऐसा निकल रहा है, जो 400 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया अपना आंसर डी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन आइडियल गैस हैज एन मॉलिक्यूलर डिग्री ऑफ फ्रीडम, degree of freedom changes with temperature, okay, at temperature T1, okay, temperature it behaves as in diatomic, okay, diatomic, while as temperature T2, ये लो T2, ये लो T1। अब इनका रिलेशन क्या है, T2 बड़ा है तो ये लो, ये T2 बड़ा है, यहाँ पे T2 पे ट्राई पे क्या है, यहाँ ट्राई एटॉमिक है, वो भी नॉन लीनियर। नॉन लीनियर मतलब ये रहा, तीन पार्टिकल है नॉन लीनियर में। ये कंस्टेंट, नंबर ऑफ कंस्टेंट हो गए 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलेगी, 3n-k, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 2 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, नंबर ऑफ कांस्टेंट 1 2 3 बॉन्ड्स, बेसिकली कांस्टेंट, सिंपल भाषा में समझना चाहोगे। ये हो गया 6, नहीं 9 - 3 = 6, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डाइटोमिक हो जाएगा ये। और ट्राई के लिए भी देखो, डाई के लिए भी निकालेंगे, डाई के लिए क्या निकालना है, डाई के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे। डाई में क्या है, 2 एटम, यानी 3 × 2 माइनस नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स कितने होंगे 1, यानी कि 5 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो इतनी 5 है, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। अब अपने को निकालना क्या है, इसमें निकालना क्या है, गैस इज टेकन फ्रॉम T1 to T2, ओके, गैस यहाँ से यहाँ गई, ठीक है। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस कैरीड आउट वेरी स्लोली, ओके, वेरी स्लोली एक एडियाबैटिक प्रोसेस कराई गई। वैसे एडियाबैटिक बेसिकली साइड फास्ट होती है, मेरी समझ से, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, गाँव वन और गाँव सीधी सी बात है, फार्मूला लगाओ।
आंसर पाओ, वो भी मत लगाओ और बढ़िया। ये होता है रिलेशन। गामा बेसिकली मेरी समझ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिग्री ऑफ फ्रीडम के। डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये रहा गामा वन दे दो उसे, फिर गामा टू दे दो, इसे भी, इसे भी वन दे दो डिग्री ऑफ फ्रीडम की। अब देखो तुम, देखो क्या है, एफ वन ज्यादा है नहीं, एफ वन है कम इससे, एफ टू से, तो मेरी समझ से गामा वन और गामा, सॉरी गामा, अरे यार एक सेकंड, गामा टू, तो ग्रेटर कौन होना चाहिए मेरी समझ से, उल्टा होना चाहिए, यानी गामा वन ज्यादा बड़ा होना चाहिए, वही हो जाएगा इसमें। मैंने तो सिर्फ एक तरीका देखा कि ये अपॉन में है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है गामा डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। चाहे तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और फिर यूनिट पोजीशन को ऐसे ऐसे करेंगे, तो देखो यहाँ चार है, यहाँ तीन है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, पहला वाला वन बड़ा हो गया। अब अपना समझ लो, बाय बाय। और ये अपना ऑप्शन जो आ गया ही जानी, वो कितना है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन बी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नहीं है ये, अपना पढ़ते रहना जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये है एक तरीके से एक एक्सपेरिमेंट है, और उस एक्सपेरिमेंट में है थोड़ा मजा, वो समझ लेते हैं, और उसी की है इस पेपर में सजा। वैसे भी मुझे तो ये आउट ऑफ सिलेबस लगा लेंगे। देखो ऐसा है, एक इंसुलेटेड वेसल लेंगे, उसमें एक पेडल लगाएंगे, ये रहा वो पेडल। उस पेडल को एक रस्सी से बांधते हुए एक मास से बांधेंगे ऊपर एक पुली। अगर इस मास को हम यहाँ से हटा के यहाँ पे ले जाते हैं, यानी एच ऊपर से छोड़ते हैं नीचे जाने के लिए, तो ये एच चलेगा। तो इसकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी, यहाँ पे कुछ होगी। बेसिकली यहाँ पे हाइट ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे हाइट कम है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास इज रिड्यूसेस। ओके, पहली बात। अब ये घटी हुई पोटेंशियल एनर्जी कहाँ यूज होगी, ये अगर पोटेंशियल जब मास जब नीचे आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये पेडल घूमेगा, ये पेडल घूमेगा, तो इस पानी को अंदर ये गर्म करेगा। पानी गर्म करेगा तो यहाँ पे जो हीट हो रही क्या होता है, डी क्यू बराबर सी वी डी टी। हाँ, डी टी आता है, क्यू सी पी डी टी होगा, एम सी वी डी टी आता है, जो हीट कैपेसिटी फॉर्मूला एम सी टी टी आता है, ठीक है। ओके, जो मतलब एनर्जी, मतलब सॉरी, इसमें जो एनर्जी आएगी पानी में, और दूसरी एनर्जी कहाँ जाएगी, जब ये मास की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई इसकी वजह से पेडल घुमाने में जाएगी। जो पेडल घुमाएंगे वो अपनी वेस्ट एनर्जी है, यानी कि वो है अपनी बेकार वाही याद एनर्जी, यानी वो डेसिपेट हो गई है। तो वही यहाँ पे समझना है। तो पोटेंशियल एनर्जी गिवन, द पोटेंशियल एनर्जी लॉस ऑफ मास प्लस पोटें वर्क डन बाय द पेडल, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो मास ने लॉस करी वो एम जी एच हो गई, और वर्क डन बाय द पेडल वो पी डी हो गया। बट पी टी इज लॉस्ट इन बियरिंग सो यूजफुल हीट गिवन टू द लिक्विड। ठीक है, ये अपना नेगेटिव आ गया, अगर लॉस्ट हो रही है नेगेटिव, अच्छे काम में यूज हो रही है, सफल हो गई तो पॉजिटिव। अब हीट एब्सॉर्ब बाय द लिक्विड, ऑब्वियस सी बात है, हीट लिक्विड तो ऐसे ही इसी फॉर्म में ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, अब वर्क डन बराबर जे इंटू हीट प्रोड्यूस। अब हीट प्रोड्यूस जे निकालना है, ठीक है। यहाँ पे एक मैकेनिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट होता है, वो है जे, और ये सीधा एक फॉर्मूला है, इसको रट लो क्योंकि ये क्वेश्चन है बढ़िया, और एक आध अतरंगी क्वेश्चन देते हैं वो मजा लाने का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया अपना। अब जैसे जी की वैल्यू निकालनी है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी टू अपॉन लिक्विड और टू लिक्विड अपॉन हीट प्रोड्यूस। टोटल एनर्जी ये रही, वो भले ही लॉस्ट हो गई लेकिन है तो वही, और नीचे हीट प्रोड्यूस ही है, ये अपना रख देंगे जे की जगह। तो अपना वैल्यू क्या है, एम सी बी डी टी, ठीक है ठीक है ठीक है, ऊपर ये रही आंसर है। ओके, अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन आज का। द रिफ्रैक्ट, अब इनमें इनकरेक्ट पता करना, तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड इनटू वुड। ऑब्वियस सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बचपन से पढ़ते आए हैं, म्यू बराबर सी ओवर वी। अब देखो, वेलोसिटी इन वैक्यूम, वेलोसिटी इन मीडियम, ओके, तो ये रेशियो होता है, यानी ये सही है। इफ एन वन टू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू, यहाँ तक तो सही है, विद रिस्पेक्ट टू वन सही है। और एन वन टू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू होना चाहिए, वन विद रिस्पेक्ट टू टू, ये भी सही है। लाडले ये गलत कैसे है? अच्छा, ये वाला जो पोर्शन लिखा है ये गलत है। अगर यहाँ पे ये वन टू बराबर जाके टू वन हो जाए तो सही, तो ये मेरे हिसाब से गलत हो गया ऑप्शन बी।
आप देखते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज ऑफन ऑब्लिक इंसिडेंट ऑफ रे राइट एंटर्स टू अदर मीडियम चेंजेस द इंटरफेस। बट डायरेक्शन तो चेंज होगा ही यार अगर कोई इंटरफेस है, ठीक है। और यहाँ से एक लाइट की आ रही है और ये रही अपनी नॉर्मल, या तो वो ऐसे जाएगी, अब ये तो एक सीधी निकल जाए और दूसरी ये इधर जाए, दूसरी ये अब ये, अगर टेंसर है ये तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल जाएगी, अगर रेयरर है ये तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ये वाली कंडीशन फॉलो करेगी, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के, और ऑब्लिक क्या है, ऑब्लिक तो है ही, जो एंगल 90 डिग्री पे लाइट ना गिरे वो ऑब्लिक है, चाहे वो इतने पे गिरे या और कम हो जाए और कम हो जाए, कोई भी एंगल पे गिरे, ठीक है, वो ऑब्लिक है। और 90 पे गिरेगी तो पाथ को रिट्रेस कर जाएगी, यानी कि जैसी आई है वैसी चली जाएगी, अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शन सी भी सही है। और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टुर्पेटाइन, ये क्या है टर्पेटाइन, ये कुछ नहीं है, ये रटो, ये रटो, मैंने भी रट के लिखा, तुम भी रटो, ये रहा रट लो। ऑप्शन डी सही है इसमें। ओके टाटा बाय भाई, अगर आप लोग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करते हैं। सही लिखी है स्पेलिंग, देख लियो, हिंदी मेरी बहुत अच्छी है। ओके बाय। और शेयर यार कर दियो यार, ठीक ठाक लगे तो, बाकी तो जय हरिहर की। ओके।